हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब शहबाज शरीफ लगे रोने, कह रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आपको बताएंगे और इसी बीच बताएंगे जहां चीन भी ले रहा है पाकिस्तान की कंगाली के मजे कैसे दोस्तों, और साथ ही साथ बताएंगे बड़ी खबर जहां विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर पाकिस्तान से बड़ी खबर, और साथ ही साथ दोस्तों पीएम किसान योजना को लेकर 13वीं किस्त से जुड़ी सारी बड़ी खबरें बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं दोस्तों कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेना पूरे विश्व में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहाँ कंगाल पाकिस्तान के पीएम का छलका दर्द, कहा हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। बता दें पाकिस्तान में हाल के दिनों में हुए आतंकी हमलों के कारण शरीफ सरकार चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाल के दिनों में टीटीपी ने कई आतंकी हमलों का अंजाम दिया है, जिसमें सैनिक, सिपाही से लेकर आम आदमी तक मारे गए हैं। पाकिस्तान वर्तमान में अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। वहां आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। चरमराती अर्थव्यवस्था के बीच पाकिस्तान में आंतरिक सुरक्षा ने भी चिंताएं बढ़ा दी है। शहबाज शरीफ ने देश के मौजूदा हालात को लेकर एक बड़ी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी आंतरिक समस्याओं को ठीक नहीं करेंगे तो कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान ने हाल के दिनों में पेशावर, क्वेटा, कराची में सबसे ज्यादा अपना घातक आतंकी हमला देखा है। पेशावर में हुए आतंकी हमले में 100 से अधिक लोगों की जानें गई हैं दोस्तों, और इसी वजह से शहबाज शरीफ का छलका दर्द, और कहा है कि जब तक हम अपने आंतरिक समस्याओं को ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई मदद नहीं करेगा। और ये सच्चाई भी है दोस्तों कि भारत ने भी क्लियर कहा हुआ है कि जब तक पूर्ण रूप से आतंकवाद मुक्त नहीं होगा पाकिस्तान, हम उसकी मदद नहीं करने वाले। और दोस्तों वाकई में अब शहबाज शरीफ को यह एहसास होता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान का अब दोस्त भी दोस्तों उसको कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। मदद तो दूर की बात दोस्तों, चीन जैसा दोस्त मदद के बजाय पाकिस्तान की कंगाली के मजे ले रहा है। रोटी देने के बजाय बाढ़ पीड़ितों को थमाए गए हैं जूते। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में पिछले साल आई विनाशकारी बाढ़ से पड़ोसी मुल्क उबर नहीं पाया है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोगों की मौतें हुई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ की वजह से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान की कई देशों ने मदद भी की है, इसमें चीन भी शामिल रहा। लेकिन हैरानी तो ये जानकर हो रही है कि रोटी को तरस रही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की जनता को जूते थमा दिए गए हैं। ये जूते चीन की एक कंपनी की ओर से दान दिए गए हैं। जियो टीवी ने चाइना लेदर इंडस्ट्री एसोसिएशन के हवाले से कहा है कि कंपनी ने पिछले महीने यानी जनवरी में पुट ऑन चाइनीज शूज रिबिल्ड न्यू होम नाम से एक पहल की शुरुआत की, और इसके तहत कंपनी पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 38 मिलियन के जूते को गिफ्ट करने का ऐलान किया है। यानी कि दोस्तों बाढ़ पीड़ित जहां पर उनको रोटी, सर के ऊपर छत, खाना पीने की जरूरत होती है दोस्तों, कपड़ों तक की जरूरत होती है, आखिर ऐसे में जूते कौन देता है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतर कर आ गई है। टीएलपी ने कर दिया पाकिस्तान में देश व्यापी बंद। बड़ी खबर, महंगाई, भुखमरी और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे पाकिस्तान में जनता दोस्तों अब भड़क उठी। अब तक यही खबर आ रही थी कि पाकिस्तान की सरकार अस्त व्यस्त हो गई है, लेकिन अब दोस्तों जनता कंट्रोल करते करते जब कंट्रोल नहीं हो पाया दोस्तों, तब जनता भी सड़क पर आ गई है। पाकिस्तान में कई महीने से आटा, दाल, चावल के लिए लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में जनता ने सड़क पर उतरने का मन बना लिया। आसमान छूती महंगाई के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी ने सोमवार को पाकिस्तान में देशव्यापी बंद किया है। समा टीवी के मुताबिक कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, बहावलपुर और चिचावतनी सहित देश भर के विभिन्न शहरों में हड़ताल देखी जा रही है। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान की आज जो स्थिति है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आप लोग क्या मानते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। और दोस्तों जितना ज्यादा हो सके आज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमेशा की तरह हमें सपोर्ट करिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां अभिनंदन को लेकर पाकिस्तान आखिर क्यों मना रहा जश्न, लग रहा है जैसे जंग ही जीत ली हो। बता दे पाकिस्तान इस कदर निचले स्तर तक गिर चुका है कि वो भारतीय वायुसेना के जवान अभिनंदन को पकड़ने की एनिवर्सरी मना रहा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। खुशियां ऐसी मानो कि पाकिस्तान ने भारत से जंग ही जीत ली हो। अब तक के युद्धों में तो पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ी है, और अब तो भारतीय सेना किसी भी मोर्चे के लिए 24 घंटे 7 दिन तैयार है। पाकिस्तानी मीडिया में अभिनंदन की एनिवर्सरी की खास तौर पर रिपोर्टिंग की गई है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी इस मौके पर
जश्न मनाते दिखाई दिए। भारतीय वायुसेना के जवान अभिनंदन वर्धमान का MiG-20 जेट एयर स्ट्राइक के दिन के बाद कथित रूप से पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 से डॉग फाइट के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बताया जाता है कि पाकिस्तानी जेट की चपेट में आने के तुरंत बाद उन्होंने इजेक्ट कर लिया था और अब तब वो भारतीय सीमा से 7 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैरान गांव के ऊपर थे। बाद में स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की और उन्हें रेस्क्यू किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के अभिनंदन को छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक गांव वालों ने बाद में अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना को सौंप दिया था, जहां उन्हें 60 घंटे तक फंसे रहना पड़ा था और इस दौरान भी पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अभिनंदन के साथ कैदी जैसा बर्ताव कर सके। भारतीय जाबाज को टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। इसकी पुष्टि के लिए पाकिस्तान ने अभिनंदन का चाय पीते एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वो सीना चौड़ा करके चाय पीते दिखाई दिए थे। खौफ खाते पाकिस्तान को पहले से ही भारत की ताकत का अंदाजा था और यही वजह रही कि वो अभिनंदन को छूने तक की हिम्मत नहीं जुटा सका। लेकिन दोस्तों, भारत के दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस किया। ऐसे में पाकिस्तान को अपने ऊपर रोने के बजाय दोस्तों अभिनंदन की एनिवर्सरी की खास तौर पर जश्न मनाता दिखाई दे रहा है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान को? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। उनको लगता है कि उन्होंने इस पर जीत हासिल कर ली और सिर्फ अभिनंदन पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर जीत हासिल कर ली है। बहरहाल दोस्तों, जीत इसमें पूर्ण रूप से भारत की ही हुई थी कि अभिनंदन को बस एक फोन कॉल से वापस भारत पाकिस्तानियों द्वारा भिजवा दिया। दोस्तों, इससे बड़ी जीत क्या ही हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी उल्टा पाकिस्तान ही जश्न मना रहा है। ऐसे में आपकी राय तो बनती है, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से अभिनंदन को याद करते हुए उनको सल्यूट करते हुए सल्यूट टू अभिनंदन कहना मत भूलिएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां फिर एक बार भारत की केंद्र सरकार पर भड़की महबूबा मुफ्ती। कहा कश्मीरी पंडित की हत्या पर हर मुसलमान है शर्मसार। दो तरफ से फंसा हुआ है यहाँ का मुस्लिम। जी हाँ दोस्तों, बता दें सबसे बड़ी खबर, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि कश्मीरी मुसलमान एक कश्मीरी पंडित की हत्या पर शर्मसार है। मुफ्ती ने इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल होने के दावे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। एटीएम गार्ड के रूप में काम करने वाले संजय शर्मा को रविवार सुबह करीब 11 बजे पुलवामा जिले के अचन इलाके में उनके आवास से मुश्किल 100 मीटर की दूरी पर आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। शर्मा को राहगीरों की मदद से अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। मुफ्ती ने पुलवामा में शर्मा के आवास का दौरा करने के बाद कहा कि सरकार आतंकवाद समाप्त करने का दावा करती है। अगर ऐसा है तो उन्हें किसने मारा? सरकार क्या कर रही है? जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती ने कहा कि शर्मा की हत्या पर कश्मीरी मुसलमान शर्मसार है। उन्होंने कहा हम वही लोग हैं जिन्होंने 1947 में घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं और सिखों के रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उप महाद्वीप सांप्रदायिक दंगों से जूझ रहा था उस समय। अब ऐसे में दोस्तों हर बार की तरह केंद्र सरकार, खास करके मोदी सरकार को घेरती हुई महबूबा मुफ्ती नजर आई है। दोस्तों बहरहाल अगर आपको यानी महबूबा मुफ्ती को भारत इतनी ही ज्यादा चुभ रही है दोस्तों, तो महबूबा मुफ्ती को कहां चले जाना चाहिए कमेंट में लिखकर आप लोग अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां चल गया पता चीन की वुहान लैब में ही बना था खतरनाक कोरोना वायरस। जी हां, अमेरिका ने कर दिया अब नया खुलासा। बता दें अभी की सबसे बड़ी और तगड़ी खबर, कोरोना ने जिस तरह से दुनिया भर में कोहराम मचाया है वो किसी से छिपा नहीं है। भले ही दुनिया के कई देशों ने कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन बना ली हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। खुद चीन में कोरोना कहर बनकर टूटा, लेकिन अमेरिका ने नया खुलासा करके ये बता दिया है कि चीन की वुहान लैब में ही कोरोना का वायरस बना था। हालांकि चीन हमेशा से इन आरोपों को खारिज करता रहा है, लेकिन अमेरिकी जांच एजेंसियों ने कई सबूत दिए हैं जिनसे पूरा शक कुटिल चीन की ओर ही जाता है। बता दें कोरोना को लेकर अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने नया खुलासा किया है। ऊर्जा विभाग ने कहा है कि सबसे अधिक संभावना इस बात की है कि कोरोना वायरस चीन की एक प्रयोगशाला से उत्पन्न हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा विभाग का निष्कर्ष नई खुफिया जानकारी का परिणाम है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि एजेंसी के पास काफी वैज्ञानिक विशेषज्ञता है। ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट को वर्गीकृत खुफिया रिपोर्ट के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, जिसे हाल ही में व्हाइट हाउस और कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों को सौंपा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा विभाग
विभाग पहले वायरस की उत्पत्ति के बारे में अनिश्चित था। हालांकि नेशनल इंटेलिजेंस एवरिल हेंस कार्यालय के निर्देशक द्वारा 2021 के एक दस्तावेज में बताया गया है कि कैसे खुफिया समुदाय के विभिन्न हिस्सों ने महामारी की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग निर्णय लिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे में चीन को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है दोस्तों अमेरिका ने, और क्लियर कह दिया है कि हमारे पास ये सबूत है, आप देख लीजिए। पूरे दुनिया को दिखा रहा है दोस्तों अमेरिका कि चीन की वुहान लैब में ही बना था ये खतरनाक कोरोना वायरस। दोस्तों ऐसे में अब चाइना का रिएक्शन आना बाकी है। बहरहाल आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या चाइना अब अपने इस गलती को स्वीकारेगा दोस्तों, या अभी भी वो इल्जाम किसी दूसरे देश पर ठोकेगा? बात करते हैं और खबर की तरफ, जहां तालिबान का पाकिस्तान सरकार को ऑफर कहा टीटीपी आतंकियों का बसाओ घर और पैसे दो उन्हें, तभी रुकेगा ये हमला। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की अगुवाई वाली सरकार ने पहली बार अफगानिस्तान से पाकिस्तान के सामने प्रस्ताव रखा है कि हथियार डालने के बाद पाकिस्तान अफगान सीमावर्ती क्षेत्र से प्रतिबंधित तहरीक तालिबान के 30,000 से अधिक सदस्यों एवं उनके परिवारों के सदस्यों के पुनर्वास का खर्च उसे यानी पाकिस्तान को उठाना चाहिए। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के वास्ते शुक्रवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई नेशनल एक्सपेक्स कमेटी की बैठक में यह खुलासा किया गया है। इस अखबार के अनुसार अफगान तालिबान ने कहा कि वो प्रतिबंधित तहरीक तालिबान के आतंकवादियों से हथियार वापस लेने तथा उन्हें व उनके परिवार के सदस्यों को सीमा पार से दूसरे स्थान पर ले जाने को तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि पाकिस्तान इस प्रस्तावित पुनर्वास का खर्च उठाए। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान की शहबाज सरकार के सामने बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है दोस्तों, आखिर वो बात माने तो माने कैसे? चलते हैं और खबर की तरफ, जहां अमेरिका चीन में जंग का खतरा, ड्रैगन के सामने खड़ा अपना भारत, आसियान के लिए बना उम्मीद की किरण। बता दे ताइवान से लेकर फिलीपींस तक पूरे दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां चीन ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दक्षिण चीन सागर के कई देशों के साथ उसका सीमा विवाद गहरा गया है। चीन कई कृत्रिम द्वीप बनाकर पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा ठोक रहा है। इन द्वीपों पर चीन ने बड़े पैमाने पर फाइटर जेट और मिसाइलें तैनात की हैं। चीन के युद्ध पोत अक्सर ताइवान के घेरने के लिए यहाँ से अभ्यास करते रहते हैं। इससे अमेरिका की नौसेना के साथ चीन का टकराव बढ़ता जा रहा है और कहा जा रहा है कि भविष्य में जापान और अमेरिका के साथ चीन की झड़प हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए अब आसियान के देश भारत की ओर उम्मीद और भरोसे की नजर से देख रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर के आईसीज यानी यूशोप इशाक इंस्टीट्यूट के इस महीने जारी ताजा सर्वे में कहा गया है कि आसियान देशों में भारत के प्रति भरोसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये सर्वेक्षण रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब भारत वैश्विक मंचों पर बहुत तेजी से दिख रहा है और उसने यूक्रेन युद्ध में किसी का पक्ष लेने से इनकार कर दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि यही वजह है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के सदस्य देश भारत को रणनीतिक पार्टनर के रूप में देखते हैं। जी हाँ, ताजा सर्वेक्षण में इन 10 देशों के बड़ी संख्या में लोगों ने कहा है कि वे अमेरिका और चीन की बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से पैदा हुई अनिश्चितता के माहौल में यूरोपीय संघ और जापान के बाद भारत को चुनेंगे। और इसी सर्वेक्षण में साल 2022 में भारत को आखिरी पायदान पर जगह मिली थी, लेकिन ताजा सर्वेक्षण में भारत की अप्रूवल रेटिंग 5.1 से डबल होकर 11.3 हो गई है और इस तरह से 6 देशों के समूह में भारत अब तीसरे नंबर पर पहुंच गया है दोस्तों। भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया का नंबर। ऐसे में ये गर्व की बात है उस हर भारतीय के लिए जो हमेशा भारत को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है दोस्तों। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट में मेरा भारत महान और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां G20 की अध्यक्षता से दुनिया में बढ़ेगी भारत की धाक। अमेरिका ने खुलकर की भारत की तारीफ। बता दें अमेरिका ने एक बार फिर भारत की प्रशंसा की है। क्षेत्रीय नेताओं और भारतीय मीडिया के पत्रकारों से बातचीत करते हुए दक्षिण और मध्य एशिया के उप सहायक विदेश मंत्री नैन्सी इजो जैक्सन ने कहा है कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि G20 में भारत की अध्यक्षता से इस देश को वैश्विक विकास को तेज करने में मदद मिलेगी। जैक्सन ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और भारत अमेरिका संबंध सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। दक्षिण एवं नैन्सी जैक्सन ने पिछले सप्ताह सिलिकॉन वैली की यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय के नेताओं एवं स्थानीय भारतीय पत्रकारों से कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता से देश को हर क्षेत्र में तेजी से विकास करने में मदद मिलेगी। ऐसे में दोस्तों हर ओर से भारत के लिए पॉजिटिव चीजें
चीजें पॉजिटिव खबरें ही निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में दोस्तों इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? भारत के किस सबसे बड़े नेता को? देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों आपको बड़ी खबर बता दें, जहां अमेरिका ने दे दी ड्रैगन को बड़ी चेतावनी। कहा कि अगर यूक्रेन जंग में रशिया को सैन्य मदद की तो चुकानी होगी बहुत बड़ी कीमत। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन के बीच 1 साल से ज्यादा वक्त से जंग जारी है। तो वहीं चीन और रशिया के बीच बढ़ती दोस्ती से अमेरिका की चिंता बढ़ रही है। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने साफ तौर से ड्रैगन को चेतावनी दी है कि यूक्रेन जंग से वो दूर रहे। अगर चीन की ओर से रशिया को सैन्य मदद की गई तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने रविवार यानी 26 फरवरी को कहा है कि अगर चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया को सैन्य सहायता प्रदान करता है तो उसे वास्तविक कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, साथ ही साथ बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बिना वजह बताए टॉप कमांडर को कर दिया बर्खास्त। जेलेंस्की का तानाशाही चेहरा एक तरीके से आया सामने। बता दे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के ऊपर अक्सर तानाशाही के आरोप लगते रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब उनका तानाशाही चेहरा जमाने के सामने आने लगा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रविवार को यूक्रेन के एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर को बिना कोई वजह बताए उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने इस फैसले के पीछे कोई कारण नहीं बताया है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां खाने को मोहताज है उत्तर कोरिया लेकिन दाग रहा धड़ाधड़ मिसाइलें। ये रिपोर्ट दोस्तों खोल देगी किम जोंग उनकी असली पोल। बता दें जो उत्तर कोरिया अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया के लिए खौफ का पर्याय है, यानी साइनोनिम है दोस्तों, और अमेरिका की चिंता का कारण बना हुआ है। उस देश की हकीकत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किम जोंग उन भले ही बैलिस्टिक मिसाइलों पर मिसाइलें छोड़कर अपने परमाणु शक्ति संपन्न होने का दम भरते हो, लेकिन असल में उनका देश खाद्यान्न के बड़े संकटों से जूझ रहा है। दक्षिण कोरियाई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उत्तर कोरिया में खाद्यान्न की कमी के चलते कई नागरिक भूखे मर गए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हाल ही में कृषि को समर्पित एक अहम राजनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सरकारी मीडिया ने सोमवार को ये जानकारी दी है। बाहरी आकलन के मुताबिक उत्तर कोरिया खाद्यान्न की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। दक्षिण कोरियाई विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि महामारी के बाद चीन से अनाज के गैर आधिकारिक आयात के बाधित होने के बाद उत्तर कोरिया में उसकी वार्षिक जरूरत से लगभग 20% यानी करीब 10 लाख टन अनाज की कमी है। समय दोस्तों सिर्फ बम फोड़ने से, मिसाइलों को लॉन्च करने से और अपनी देश की जनताओं से ताली बजवाने से उनका पेट नहीं भरने वाला, देश नहीं चलने वाला। ये बातें जितनी जल्दी हो सके किम जोंग उन समझ जाएं उनके लिए बेहतर होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां G20 में ये करने जा रहा अपना हिंदुस्तान की अगर देश से हजारों करोड़ कर्ज लेकर विदेश भागने लगे तो नहीं बचेगी जान। जी हाँ, सही सुना आपने। विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी जैसे आर्थिक अपराधियों के लिए अब देश से कर्ज लेकर विदेश भागकर अपनी जान बचा पाना अब आसान नहीं होगा। ऐसे भगौड़े किसी भी देश में रहेंगे तो वे पकड़कर भारत लाए जा सकेंगे। जी हाँ, साथ ही उनकी संपत्तियों को कुर्क करके ऋण स्वरूप ली गई धनराशि की वसूली भी की जाएगी। G20 सम्मेलन में भारत आर्थिक भगौड़ों के प्रत्यर्पण को आसान बनाने का प्रारूप तैयार करने पर जोर दे रहा है ताकि भविष्य में कोई भी भगौड़ा देश और बैंकों को चूना ना लगा सके। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा है कि G20 में बुधवार से शुरू हो रही भ्रष्टाचार रोधी कार्यकारी समूह की बैठक के दौरान चोरी हुई संपत्तियों की वसूली के अलावा भगौड़े आर्थिक अपराधियों को अधिक तेजी से पकड़ने तथा उन्हें प्रत्यर्पित करने के तरीकों पर विचार करेंगे। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां नेपाल से सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां नेपाल सरकार पर मंडराए खतरे के बादल। प्रधानमंत्री प्रचंड ने रद्द कर दिया पहला विदेशी कतर का दौरा। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की कतर यात्रा रद्द कर दी गई है। नेपाल के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि देश में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रमों को देखते हुए प्रधानमंत्री की कतर यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार पर मंडरा रहे खतरे और आगामी राष्ट्रपति चुनाव के बीच ये फैसला किया गया है। प्रचंड के एक सहयोगी ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री ने 9 मार्च को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर देश न छोड़ने का फैसला लिया है। प्रचंड सबसे कम विकसित देशों यानी LDC के 5वें सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 3 मार्च को कतर रवाना होने वाले थे। बता दें कि प्रचंड ने पिछले साल 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था और इसके बाद
बाद उनकी ये पहली आधिकारिक विदेश यात्रा होने वाली थी, लेकिन अब ये रद्द हो चुकी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीयों के लिए भूटान ने किया बड़ा ऐलान, होगा ये जमकर फायदा। जी हां, भूटान ने अपने यहाँ पर्यटन को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसका सबसे अधिक फायदा भारत के पर्यटकों को होने वाला है। भूटान जाने वाले पर्यटक अब ड्यूटी फ्री सोना खरीद सकते हैं। जो पर्यटक यानी टूरिस्टर टिकाऊ विकास शुल्क का भुगतान करते हैं, वो भूटान के शहरों फुट शोलिंग और थिम्पू से ड्यूटी फ्री सोना खरीद पाएंगे। भूटान में पर्यटन के लिए जाने वाले लोगों में से सबसे अधिक संख्या भारतीयों की है, जिसे देखते हुए भूटानी सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक फायदा भारतीयों को होने वाला है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां जो बाइडेन के 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के सवाल पर बोली यूएस की फर्स्ट लेडी, कहा उन्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जी हां, अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने 2024 के चुनावों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खड़े होने के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक दे दिया है। एसोसिएटेड प्रेस के साथ शुक्रवार को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, वे कहते हैं कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि जो बाइडेन ने लंबे समय से कहते रहे हैं कि वो फिर से चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, फिर भी उन्होंने अभी तक इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी अटकलों को एक हद तक खारिज करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल ही में 2024 में फिर से चुनाव लड़ने के लिए चिकित्सीय रूप से फिट घोषित किया गया था, जब वो 82 वर्ष के हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। दोस्तों बीजेपी ने कहा आरोपी नंबर 1 कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया। जी हां, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। कल यानी सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था। कोर्ट में पेशी के दौरान सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी। जांच एजेंसी की मांग को कोर्ट ने मान लिया है। सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी थी कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कस्टोडियल इंटरोगेशन की आवश्यकता है। तो उधर सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में उम्दा काम करने वाले सिसोदिया को बीजेपी सरकार झूठे आरोपों में फंसा रही है। तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने सिसोदिया को आबकारी घोटाले का नंबर 1 आरोपी करार देते हुए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जांच एजेंसी ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों पर कानून के तहत कार्रवाई करती है। दूसरी तरफ कट्टर बेईमान और अराजक अपराध पार्टी न संविधान का सम्मान करती है, न न्यायालय का सम्मान करती है और न जनता का सम्मान करती है। जो फैसला अभी भी न्यायालय ने पारित किया है, उसमें आरोपी नंबर 1 आबकारी घोटाला शराब घोटाले के आरोपी को सीबीआई कस्टडी में 4 मार्च तक के लिए भेज दिया गया है। जी हां, साथ ही साथ कहा है कि ये बड़ा ही अहम फैसला है। घोटाला आबकारी नीति को लेकर है, शराब नीति को लेकर है। कल से जिस तरह की नौटंकी की जा रही है अरविंद केजरीवाल जी, आपको भी पता है कि आरोपी नंबर 1 कट्टर बेईमान है। ये बात अब सिद्ध हो गई है। बहरहाल दोस्तों, मनीष सिसोदिया के इस 5 दिन की सीबीआई रिमांड को लेकर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पीएम किसान योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। नरेंद्र मोदी जी ने जारी कर दी 13वीं किस्त। अब कैसे पता चलेगा कि आपके खाते में ये पैसे आए हैं या नहीं? आपको बता दें, देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी कर दी है। बीते लंबे समय से देश भर के करोड़ों किसान 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका ये इंतजार खत्म हो चुका है। देश भर के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसों का ट्रांसफर किया जा चुका है। इस दौरान सरकार ने किसानों के खाते में 16,000 करोड़ से ज्यादा की राशि को ट्रांसफर किया है। भारत सरकार ने पिछली बार नई दिल्ली में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन में 12वीं किस्त के पैसों को जारी किया था। इसके बाद से कई किसान लंबे समय से 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। आज यानी कल दोस्तों भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी कर दी है। ऐसे में आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं दोस्तों कि आपको वो पैसा आया या नहीं। तो उसकी पूरी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में ये था कि सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।